हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। RWS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीके के तहत, और जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जुड़ जाइए हमारे साथ। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारत का भूगोल। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सीधी सी बात ये है कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। और भारत के भूगोल में आज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे भारत के नामकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का नामकरण। तो देखो, जो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं उसका नाम है भारत का नामकरण। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? भारत का नामकरण। तो देखिए, इस टॉपिक के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है भारत का नामकरण। और भारत के नामकरण के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें ना, तो पहली बात ये है कि भारत को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं यहाँ पे, और प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि भारत को वर्तमान में कितने नामों से संबोधित किया जाता है। और ये समझ लीजिए कि औपचारिक रूप से हम लोग भारत के कितने नामों को लेकर के संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है। ये भी एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ पे इस तरीके के जो प्रश्न हैं हमारे, उनके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे आज का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, भारत के बहुत सारे नाम हमें देखने को मिले हैं। एक नाम आता है आर्यावर्त। भारत को आर्यावर्त कहा गया है। एक नाम आता है ब्रह्मवर्त। भारत को ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। एक नाम हमें देखने को मिलता है भारतवर्ष। भाई, भारत को भारतवर्ष कहा गया है। एक नाम हमें देखने को मिलता है जम्बू द्वीप। कौन सा नाम? जम्बू द्वीप। एक नाम हमें जम्बू द्वीप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान एक नाम देखने को मिलेगा। एक नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडिया। क्या मिलता है? इंडिया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बताओ? सोने की चिड़िया, ये भी भारत को बोला जाता था। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, इन सभी नामों से भारत को संबोधित किया गया है। तो ये इसके विषय में आज हम अपने को क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, भारत को आर्यव्रत कहा गया है, भारत को ब्रह्मव्रत कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। और अगर मैं बात करूं, भारत को जो है सोने की चिड़िया भी कहा गया है। और देखिए, मैंने एक आप लोगों से एक प्रश्न किया था सबसे पहले, और प्रश्न क्या था? भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसमें भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है। तो ये हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न किया जाए ना, तो बड़ा सिंपल सा जवाब देना उसको। और जवाब क्या देना है कि भारतीय संविधान में, देखिए, भारतीय संविधान में, किसमें बताओ? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में भारत को
दो नामों से संबोधित, दो नामों से संबोधित किया गया है। तो दो नाम कौन से हैं भाई? ये से हमारा जो संविधान है ना, बात करना, हमारा जो संविधान है उसमें भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है, वर्तमान में हम लोग कितने नामों से उसको जानते हैं, आधिकारिक रूप से कितने नामों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उसमें दो ही नामों का उल्लेख मिलता है। कितने? दो। एक तो मिलता है इंडिया, क्या मिलता है? इंडिया। और एक क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको भारत। क्या मिलेगा? भारत मिलेगा। और संविधान में लिखा गया है, संविधान में क्या लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा गया है बताओ? इंडिया दैट इज भारत। ये आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में केवल हम लोग भारत को दो नामों से संबोधित करते हैं, और वो दो नाम कौन से हैं? इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत। और ध्यान रखना, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? संविधान का भाग। किसका बताओ? संविधान। संविधान का भाग, संविधान का भाग 1 है ना, और संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की बात की जाए तो दोस्तों, अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये 1 से 4 के बीच में आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान में भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है? तो याद रखना, दो ही नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है। अब लेकिन हमारे पास ये दोनों शब्द हैं, इंडिया और भारत। समझिए इस चीज़ को। अगर हम लोग इनके विषय में चर्चा करें तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने क्या आती है, उसके विषय में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो देखिए, भारत का जो इंडिया शब्द है, कौन सा शब्द बताओ? इंडिया। अगर बात की जाए ना तो देखिए, रोम वासियों, किसने बताओ? रोम वासियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा है। भाई जो रोमवासी थे ना, कौन बोलो? रोमवासी। रोमवासियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? इंडस नदी कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, बड़ा सीधा सा प्रश्न है ना। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा है। क्या कहा है बताओ? इंडोस कहा है। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला है? इंडोस बोला है। बड़ा सीधा सा समझो, देखो इस चीज को, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। और इसके अलावा एक शब्द आता है यूनानी या लैटिन भाषा के इंडोई शब्द से इंडिया शब्द
बना है। क्या बना है बताओ? इंडिया शब्द। देखिए ध्यान रखने वाली सबसे अच्छी बात यहां पे क्या है, रोम वासियों ने सिंधु नदी को बोला इंडस, यूनानियों ने बोला इंडोस। यूनानी या लैटिन भाषा का एक शब्द है इंडोई, और कहते हैं इन शब्दों से ही हमारे सामने एक शब्द बनता है इंडिया। इसलिए भारत को बोला गया क्या? इंडिया बोला गया। क्या बोला गया? इंडिया बोला गया। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारा भारत का जो शब्द हम लोग इंडिया शब्द यूज कर रहे हैं संविधान में, तो ध्यान रखना। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से यहां पे बात करूं तो देखिए एक सीधा सा प्रश्न बनता है। सीधा सा प्रश्न क्या बनता है? भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी सिंधु नदी को कहा जाता है। भाई किसको कहते हैं बोलो? सिंधु नदी को कहते हैं, ठीक है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही एक सभ्यता पनपी थी, और जिस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन सकता है, और वो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। क्या बन सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोलो? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो सिंपल सा बोलना, सिंधु नदी के किनारे हुआ है। कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो देखिए ध्यान रखना इस चीज का। और आप देखोगे इसके अलावा एक शब्द आता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत। क्या कहते हैं? भारत। देखो सीधा सा समझना, हम लोग बात करें, एक शब्द आया हमारे पास भारत, है ना। भारत आया, या इसको हम लोग बोलते थे पहले भारत वर्ष। क्या बोलते थे बताओ? भारत वर्ष बोला जाता था, ठीक है। तो देखो एक शब्द हमारे सामने आ रहा है, कौन सा? भारत, या हम लोग इसको क्या कहते हैं? भारत वर्ष कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। देखो ये भारत हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो भारत शब्द है ना, कौन सा शब्द है? भारत शब्द है। तो ये शब्द हमें कहाँ से मिला है और कैसे ये शब्द हमारे सामने आया है, इसके विषय में चर्चा हम लोगों को करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात मैं आप लोगों से करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए वैदिक साहित्य में, कौन से साहित्य में? वैदिक साहित्य में 5 जन का उल्लेख मिलता है। समझो सीधा सा। देखो वैदिक साहित्य में 5 जन, मतलब ट्राइब, जन का उल्लेख मिलता है। कितने? 5 जन का उल्लेख
मिलता है। भाई वैदिक साहित्य की अगर बात की जाए ना, तो वैदिक साहित्य में 5 जन का उल्लेख मिलता है। कितने जन का? 5 जन का उल्लेख मिलता है। और अगर 5 जन के उल्लेख की बात करें तो इनमें जो सबसे शक्तिशाली जन था उसका नाम था भरत। तो देखो, सबसे शक्तिशाली जन का नाम भरत था। क्या था बताओ? भरत था। तो देखो, सबसे शक्तिशाली जो जन था उसका नाम क्या था? भरत। और कहते हैं उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा बोलो? भारत पड़ा। लेकिन अगर हम लोग बात करें वास्तविक रूप से भारत शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, देखो वास्तविक रूप से भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है। किस में मिलता है? तो कहना देखो वास्तविक रूप से भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है, याद रखना। एक और बात, पुराणों में मिलता है। देखिए, आपने सुना होगा एक कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम। और ये जो अभिज्ञानम शकुंतलम नाटक है, तो उस नाटक का जो हीरो है वो कौन है? राजा दुष्यंत है। और हीरोइन कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं भाई शकुंतला है। और उसमें, उस नाटक में शकुंतला और राजा दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उसको दिखाया गया है। और उनकी प्रेम कहानी से जो उत्पन्न संतान है उनका नाम क्या था? भरत था। क्या नाम था? भरत। तो कहते हैं उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो वास्तविक रूप से हमें कहाँ से मिलता है भाई? पुराणों से मिलता है। और वर्ष का मतलब उस समय लगाया जाता था दीप से। किससे लगाया जाता था? दीप से लगाया जाता था। भाई वर्ष का मतलब उस समय लगाया जाता था किससे? दीप से लगाया जाता था। आपको ये चीज भी क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपके सामने आया, देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, दूसरा देखिए, एक शब्द आता है आर्यावर्त। कौन सा आता है बताओ? आर्यावर्त। और अगर मैं आर्यावर्त की बात करूं तो पहली बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत में एक सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में सबसे ताकतवर जो जाति थी वो कौन थी? आर्य। अब ये जो आर्य लोग थे ना, ये शासन कर रहे थे खास करके हमारे सिंधु के मैदान में। कहाँ पे? सॉरी, गंगा के मैदान में। किसके मैदान में? गंगा के मैदान में। स्पेशली गंगा यमुना का मैदान, सतलज का मैदान, वहां पे। अब समझिए, आर्यावर्त, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसका जो उल्लेख है, क्या बोलो? उल्लेख। इसका उल्लेख ऋग्वेद में
मिलता है। भाई इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना इसका उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। किसमें, कौन से वेद में, ऋग्वेद में। और देखो एक सीधी सी सिंपल सी बात समझना, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है, आज का जो भारत है वो हमें दिखाई देता है इस तरीके से। अगर हम लोग देखना चाहें तो हमें आज का भारत दिखाई देगा, यूं दिखाई देगा इस तरीके से आज का भारत। ये हमारा जो आज का भारत है, अगर हम लोग बात करें इसकी तो देखिए इस तरीके से अगर बात की जाए हमारे आज के भारत की, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यूँ हमारा भारत हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके से। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो यूँ अपना भारत हमें देखने को मिलता है ना। और अगर इस भारत के विषय में मैं बात करूं आपसे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। और इस हिमालय पर्वत के अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी बताओ, विंध्याचल श्रेणी। ये विंध्याचल है और ये कौन है, हिमालय। और इसके बीच में जो है ना वो किन का शासन था, आर्यों का शासन था। किन का शासन था, आर्यों का शासन था। और आर्यों का शासन होने के कारण ही इस क्षेत्र को क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया, आर्यावर्त। अगर कोई कहे आपसे आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र था, तो कहना हिमालय के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में आर्यों का शासन होने के कारण उस प्रदेश को आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया, बोलो, आर्यावर्त कहा गया। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिल सकती है। एक शब्द आता है ब्रह्मवर्त। कौन सा शब्द आता है, ब्रह्मवर्त। तो देखो दोस्तों याद रखना, ये जो ब्रह्मवर्त है ना, ये कौन सा क्षेत्र था, तो सीधी सी सिंपल सी बात करना, एक प्राचीन सरस्वती नदी व द्रस्तवती नदी के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था बताओ, ब्रह्मवर्त कहलाता था। कौन सा भाग कहलाता था, सरस्वती और दरस्तवती के बीच का जो भूभाग है वही क्या कहलाता था, ब्रह्मवर्त कहलाता था। और इसका जो उल्लेख है ना, क्या बताओ, उल्लेख। अगर इसके उल्लेख की बात करूं ना, तो इसका उल्लेख आपको मिलेगा ऋग्वेद में। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भाई इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको कहना है ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है, एक आता है जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप, जम्बूद्वीप। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जम्बूद्वीप है ना, इसका आप लोगों को सीधा सा मतलब समझना है कि अगर जम्बूद्वीप की मैं बात करूं ना आपसे, तो बौद्ध साहित्य में, कौन से साहित्य में, बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में
भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। भाई बौद्ध साहित्य में भारत को क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप। और एक और बात समझना, भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। कौन सा भाग था बताओ? जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। ठीक है, याद रखना इसको। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। क्या था बताओ? भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा था हमारे पास? एक शब्द आया था हमारे पास, आपको याद हो तो उसका नाम था हिंदुस्तान। कौन सा बोलो? हिंदुस्तान। और ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना भाई, देखिए हिंदुस्तान भारत को सबसे पहले कहा था ईरानियों ने, भारतीयों को हिंदू कहा था ईरानियों ने, भारत को सबसे पहले हमारी जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी बोला था, वो भी किसने? ईरानियों ने। समझो, देखो बहुत बड़ी बात है। देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें ना, ईरानियों या फारसियों या अरब लोगों ने सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान कहा है। तो सबसे पहले क्या कहा है बताओ? हिंदुस्तान कहा है। किसने कहा है? फारसियों या ईरानियों ने। समझ में आ गई ना बात? देखो दूसरा प्रश्न, ईरानियों द्वारा सर्वप्रथम सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा है। कौन सी नदी कहा है? हिंदू नदी कहा है। ठीक है, याद रखना, फारसियों या ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला है? हिंदू नदी बोला है। ये याद रखना, क्या बोला है? हिंदू नदी बोला है। ठीक है, एक और देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। ईरानियों द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा है। क्या कहा है? हिंदू कहा है। ये ध्यान रखना। देखो ये जो फारसी लोग हैं ना, ये से का उच्चारण है के रूप में करते हैं। सीधा सा समझ लो। देखो फारसी लोग से का, फारसी लोग से का उच्चारण
है के रूप में करते हैं। जैसे फारसी क्या कहेंगे, सड़क को हड़क बोलेंगे, सड़क को क्या बोलेंगे, हड़क बोलेंगे। अपने भी जैसलमेर बाड़मेर साइड में इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो भारत को जो है ना सोने की चिड़िया भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सोने की चिड़िया कहा गया है ना। और भारत को एक उपमहाद्वीप की तरह ये भारत हमारा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक उपमहाद्वीप की तरह हमारा भारत दिखाई देता है। तो अगली कक्षा में हम लोग हमारी आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। ओके, बाय।